हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एज यू ऑलरेडी नो, जो लास्ट वीक का वर्ल्ड वाइड हॉट टॉपिक रहा ईरान और इसराइल की फाइट, जिसमें करंटली अभी सीजफायर हो गया। बट ये लड़ाई क्यों हुई, किस रीजन से हुई, और जो कंट्रीज कभी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक एंड ट्रेडिंग पार्टनर्स थी, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जो सिचुएशंस इतनी इंटेंस हो गई। लेट्स डिस्कस अबाउट इट इन दिस वीडियो। तो जो रिसेंट सिचुएशंस इन दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसमें 12 डेज की वॉर हुई, उसमें इनिशियली इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन 13 जून 2025 को लॉन्च किया टू स्टॉप ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसमें इसराइल ने 200 प्लस फाइटर जेट्स का यूज करके 1500 किलोमीटर ट्रेवल करके ईरान की जो टॉप 3 न्यूक्लियर साइट्स थी उनको डिस्ट्रॉय किया, प्लस उनकी जो टॉप मिलिट्री और जो न्यूक्लियर लीड्स थे उनको एलिमिनेट भी किया, क्योंकि इसराइल को पता है कि वो नेक्स्ट हॉलोकॉस्ट का वेट नहीं कर सकता। सो इसीलिए उन्होंने इन न्यूक्लियर साइट्स पे और उनके मास्टरमाइंड्स पे स्ट्राइक किया और उनको एलिमिनेट किया। और जब आपका एनिमी ओपनली आपको थ्रेट कर रहा हो और उसके पास वेपन ग्रेड यूरेनियम हो, तो उसको लाइटली में लेना क्वाइट सुसाइडल हो सकता है। जो करंट रीजन एज पर इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इस ऑपरेशन राइजिंग लाइन के पीछे जो रहा है वो ये है कि जो ईरान है, इसराइल की एग्जिस्टेंस प्लस फ्यूचर दोनों के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट रहा है। और आने वाले टाइम में जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ये ईरान सीक्रेटली जो चला रहा था, इसको स्ट्राइक करने के लिए ही ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च किया। और ईरान जो है इसराइल को ओपनली वैसे भी थ्रेट कर चुका है कि वो वर्ल्ड मैप से इसराइल को हटा देगा। जो इसराइल की टॉप सीक्रेट एजेंसी मोसाद है और अदर इंटरनेशनल एजेंसीज ने इसराइल को इंटेल दिया हुआ था दैट ईरान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ क्रिएटिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसीलिए इसराइल ने बिना किसी देरी करते हुए ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च कर दिया, जिसमें इसराइल ने ओनली न्यूक्लियर साइट्स को ही टारगेट किया। और इस सब के रिस्पॉन्स में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज करके टेल अवीव, जो कि इसराइल की कैपिटल है, उसको टारगेट किया। वहां पर सिविलियन एरियाज और हॉस्पिटल्स पे बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर दी, और इनमें से काफी सारी मिसाइल्स को जो इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट कर लिया, बट उनमें से कुछ हिट कर गई। सो ऐसा इन दोनों कंट्रीज के बीच में आखिर क्या हुआ कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस और जो स्ट्रेटेजिक अलायंस शेयर करने वाली जो कंट्रीज थी वो एक दूसरे के सामने वॉर लाइक सिचुएशंस में आ गई। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। सो सिंस द बिगिनिंग ईरान एक शिया मेजोरिटी मुस्लिम कंट्री रही है, और जो बाकी की मिडल ईस्ट की कंट्रीज रही हैं वो सुन्नी मेजोरिटी कंट्रीज रही हैं। और एज वी ऑल नो अबाउट द शिया एंड सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स, सो सेम टाइम पर ईरान और इसराइल के जो संबंध थे मिडल ईस्ट की कंट्रीज के साथ वो अच्छे नहीं रहे, जिसके कारण वो इसराइल और ईरान जो है आपस में क्लोज फ्रेंड्स बन गए। सो ड्यूरिंग 70s शाह मोहम्मद ईरान के प्राइम लीडर रहते हैं, और उस टाइम पर ईरान में वेस्टर्न कल्चर को बहुत फॉलो किया जाता था और सब कुछ लोगों को पहनने की आज़ादी थी और कुछ भी खाने पीने की फुल फ्रीडम थी। और इस टाइम पर इसराइल और ईरान बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। और मीनवाइल ईरान विद द हेल्प ऑफ मोसाद एक सीक्रेट फोर्स बनाता है जिसका नाम था सवाक, जिसका मेन काम था रेडिकल इस्लामिक क्लैरिक्स को ट्रैक डाउन करके उनको जेल में डालने का। और इसी में ही एक इस्लामिक क्लैरिक जिसका नाम था रुहोल्लाह खुमानी, वो ईरान से भाग जाता है। खुमानी का कहना था कि शाह ईरान से इस्लामिक वैल्यूज को रिमूव कर रहे हैं, और इसीलिए बाय यूजिंग पैम्पलेट्स, कैसेट्स, टेप्स एक फुल फ्लेज कैंपेन शाह के अगेंस्ट खुमानी स्टार्ट कर देते हैं। और इसका असर ये होता है कि 1978 तक कंट्री वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट शाह स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट शाह, जो कि अपने लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ पे थे ड्यू टू कैंसर, वो पावर से हटा दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईरानियन रेवोल्यूशन। और 16 जनवरी 1979 को वो ईरान छोड़ के चले जाते हैं, और इसके ठीक 15 दिन बाद 1 फेब 1979 को एक प्लेन ईरान में लैंड करता है जिसमें होता है खुमानी। खुमानी के लैंड करने के बाद
ईरान एक ओपन माइंडेड वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाली कंट्री से एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक कल्चर को फॉलो करने वाली कंट्री बनने जा रही थी, और इसके लिए खुमानी अपने हाथ में कंट्री की पावर ले लेता है, और जो ईरान की पार्लियामेंट और जो पावर थी वो सब अब खुमानी के हाथ में आ गई थी। रिलीजियस डिक्टेटरशिप अब स्टार्ट हो जाती है कंट्री में, और हिजाब को मैंडेटरी कर देते हैं, और बहुत सारी चीजें जैसे को एजुकेशन, वोट कास्टिंग ऑफ वुमेन, उसको एंड कर दिया जाता है। और इसराइल के लिए वो स्पेशल एक कुड्स डे के नाम पर एक एक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो रमजान के हर एक लास्ट वीक में इकट्ठे होकर वो सब इसराइल की डेथ के लिए स्लोगन्स रेडी करते हैं और ओपनली बोलते हैं। 1989 में खुमानी एक्सपायर हो जाता है, और उसके बाद अयातुल्ला खामनेई उसकी जगह ले लेता है। लोग सोचते हैं कि भी इसके बाद सिचुएशंस बेटर हो जाएंगी, बट इसके अपोजिट ही होता है। सिचुएशंस और भी वर्स्ट हो जाती हैं इसराइल और ईरान के बीच में, क्योंकि वो ओपनली ईरान जो है इसराइल को थ्रेट देना स्टार्ट कर देते हैं टू एंड ऑफ इसराइल। इसके लिए वो अपना एक न्यूक्लियर प्रोग्राम भी सीक्रेटली स्टार्ट कर देता है, और हूती, हिजबुल्ला, हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स का यूज करके वो इसराइल में एनफोर्समेंट स्टार्ट कर देता है। और इसी आइडियोलॉजी के कारण जो है ये वॉर स्टार्ट हुई और अभी तक कंटिन्यू है, और ऑपरेशन राइजिंग ऑफ लॉइन पे अभी सीज फायर आके रुका है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि ये लड़ाई यहीं पर रुक जाएगी या फिर आगे भी कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज 12 डेज ऑफ वॉर के बाद ईरान ने अपना 400 kg ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम अपने पास सेव कर लिया है, और इसराइल को ये डर है कि ये सीरियस थ्रेट है टू रन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, बिकॉज वो आगे चल के वो हमास, हिजबुल्ला को हैंड ओवर ये यूरेनियम कर सकता है, जो कि बहुत बड़ा एग्जिस्टेंस के लिए, इसराइल के लिए थ्रेट रहेगा। तो ये आगे एंड कैसे होगा? इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ये सिर्फ एंड हो सकता है खामनेई को एलिमिनेट करके या फिर चेंज ऑफ रिजीम होने पर।